नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से आज दिनांक 21 अप्रैल 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान के विचार के जनक थे सर सैयद अहमद खान, विरोध कर रहे थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमान, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक आदरणीय डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। सर सैयद मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए मजहबी और दुनियावी शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी। एक तरह से इन्होंने अपने भाषण के माध्यम से हिंदू मुस्लिम कौम की हिमायत की, दोनों में अलगाव के बीज बोए। इनके विचारधारा के कट्टर विरोधी थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमान। इसी को लेकर हमारे संपादक महोदय जी ने पाकिस्तान के विचार के जनक थे सर सैयद अहमद खान, विरोध कर रहे थे कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुसलमान, लेख लिखा है। तो देखते हैं विवेक आर्य जी ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं, सर सैयद अहमद खान ने दो राष्ट्रों के सिद्धांतों का प्रचार किया, जो बाद में अलीगढ़ आंदोलन की नींव बना। सर सैयद भले ही मुस्लिमों में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, पर मुस्लिम धर्म, इतिहास, परंपरा, राज्य और उसके प्रतीकों और भाषा पर उन्हें बहुत अभिमान था। 1867 में अंग्रेज सरकार ने हिंदी और देवनागरी के प्रयोग का आदेश जारी किया। सर सैयद इस बात से बहुत बेचैन थे कि अब भारत में इस्लामी राज्य खोने के पश्चात हमारी भाषा भी गई। तब उन्होंने डिफेंस ऑफ उर्दू सोसाइटी की स्थापना की। डॉक्टर इकराम ने कहा कि आधुनिक मुस्लिम अलगाव का शुभारंभ सर सैयद के हिंदी बनाम उर्दू का मुद्दा हाथ में लेने से हुआ। 14 मार्च 1888 को मेरठ में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हिंदू मुस्लिम मिलकर इस देश पर शासन नहीं कर सकते। अपने भाषण में उन्होंने कहा, सबसे पहला प्रश्न यह है कि इस देश की सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। मान लीजिए अंग्रेज अपनी सेना, तोपें, हथियार और बाकी सब लेकर देश छोड़कर चले गए, तो इस देश का शासक कौन होगा? क्या उस स्थिति में यह संभव है कि हिंदू और मुस्लिम कौमें एक ही सिंहासन पर बैठे? निश्चित ही नहीं। उसके लिए आवश्यक होगा कि दोनों एक दूसरे को जीते, एक दूसरे को हराएं, दोनों सत्ता में समान भागीदार बनेंगे। यह सिद्धांत व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा, इसी समय आपको इस बात पर ध्यान में देना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं से कम भले हों, मगर वे दुर्बल हैं, ऐसा मत समझिए। उनमें अपने स्थान को टिकाए रखने का सामर्थ्य है। लेकिन समझिए कि नहीं है तो हमारे पठान बंधु पर्वतों और पहाड़ों से निकलकर सरहद से लेकर बंगाल तक खून की नदियाँ बहा देंगे। अंग्रेज के जाने के बाद यहाँ कौन विजयी होगा, यह अल्लाह की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन जब तक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जीतकर आज्ञाकारी नहीं बनाएगा, तब तक इस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत में प्रातिनिधिक सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि प्रातिनिधिक शासन के लिए शासक और शासित लोग एक ही समाज के होने चाहिए। मुसलमानों को उत्तेजित करते हुए उन्होंने कहा, जैसे अंग्रेजों ने यह देश जीता, वैसे ही हमने भी इसे अपने अधीन रखकर गुलाम बनाया हुआ था। अल्लाह ने अंग्रेजों को हमारे शासक के रूप में नियुक्त किया हुआ है। उसके राज्य को मजबूत बनाने के लिए जो करना आवश्यक है, उसे ईमानदारी से कीजिए, अर्थात ऐसे काम करिए कि जिससे अंग्रेज भारत को छोड़ने सके, क्योंकि यहाँ बने रहना ही मुसलमानों के हित में है। आप यह समझ सकते हैं, मगर जिन्होंने इस देश पर कभी शासन किया ही नहीं, जिन्होंने कोई विजय हासिल की ही नहीं, उन्हें हिंदुओं को यह बात समझ में नहीं आएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने बहुत से देशों पर राज्य किया है। आपने 700 साल भारत पर राज किया है, अनेक सदियों कई देशों को अपने अधीन रखा है। मैं आगे कहना चाहता हूँ कि भविष्य में भी हमें किताबी लोगों की शासित प्रजा बनने के बजाय अनेकेश्वरवाद हिंदुओं की प्रजा नहीं बनना है। 2 दिसंबर 1887 को वह लखनऊ में मुस्लिम समाज के सामने बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि किस तरह लोकतंत्र निरर्थक है। वे कहते हैं,
कांग्रेस की दूसरी मांग वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनने की है। समझो ऐसा हुआ कि सारे मुसलमानों ने मुस्लिम वोट उम्मीदवार को वोट दिए हो गए तो हर एक को कितने वोट पड़ेंगे? यह तो तय है कि हिंदुओं की संख्या 4 गुना ज़्यादा होने के कारण उनके 4 गुना ज़्यादा सदस्य आएंगे, मगर तब मुसलमानों के हित कैसे सुरक्षित होंगे? अब यह सोचिए कि कुल सदस्यों में आधे सदस्य हिंदू और आधे मुसलमान होंगे और वे स्वतंत्र रूप से अपने अपने सदस्य चुनेंगे, मगर आज हिंदुओं से बराबरी करने वाला एक भी मुस्लिम नहीं है। उन्होंने आगे कहा, पल भर सोचे कि आप कौन हैं, आप राष्ट्र कौन सा है। हम वे लोग हैं जिन्होंने भारत पर 6-7 सदियों तक राज किया है। हमारे हाथ से ही सत्ता अंग्रेजों के पास गई। हमारा राष्ट्र उनके खून का बना है, जिन्होंने सऊदी अरब ही नहीं एशिया और यूरोप को अपने पांव तले रौंदा है। हमारा राष्ट्र वह है जिसने तलवार से एक धर्मी भारत को जीता है। मुसलमान अगर सरकार के खिलाफ आंदोलन करे तो वह हिंदुओं के आंदोलन की तरह नरम नहीं होगा। तब आंदोलन के खिलाफ सरकार को सेना बुलानी पड़ेगी, बंदूकें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जेल भरने के लिए नए कानून बनाने होंगे। हमीद दलवई ने उनके बारे में कहा था। 1887 बद्रुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उनसे कुछ मुद्दों पर सर सैयद के मतभेद थे। तब तैयब जी को लिखे पत्र में सर सैयद ने कहा था, असल में कांग्रेस निशस्त्र गृहयुद्ध खेल रही है। इस गृहयुद्ध का मकसद यह है कि देश का राज्य किसके हाथों में आएगा। हम भी गृहयुद्ध चाहते हैं, मगर वह निशस्त्र नहीं होगा। यदि अंग्रेज सरकार इस देश के आंतरिक शासन को इस देश के लोगों के हाथों में सौंपना चाहती है तो राज्य सौंपने से पहले एक स्पर्धा परीक्षा देनी होगी। राज्य सौंपने से पहले एक स्पर्धा परीक्षा होनी चाहिए। जो इस स्पर्धा विजयी होगा उसी के हाथों में सत्ता सौंपी जानी चाहिए। लेकिन इस परीक्षा में हमारे पूर्वजों की कलम इस्तेमाल करने देनी चाहिए। यह कलम सार्वभौमत्व की सनदें लिखने वाली असली कलम है। इस परीक्षा में जो विजयी हो उसे देश का राजा दिया जाएगा। सावरकर जैसे महान विचारक और इतिहास की गहरी समझ रखने वाले नेता ने सर सैयद अहमद खान की इस विचारधारा का पहले दिन से विरोध करना आरंभ किया, जबकि कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सर सैयद अहमद खान को शिक्षा क्षेत्र के महारथी और एक उदारवादी महान नेता के रूप में स्थापित करती रही। अलीगढ़ संस्थान के 1 अप्रैल 1890 के राजपत्र में सर सैयद ने भविष्यवाणी की थी, यदि सरकार ने इस देश में जनतांत्रिक सरकार स्थापित की तो इस देश के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में गृहयुद्ध हुए बिना नहीं रहेगा। 1893 में एक लेख में उन्होंने धमकी दी थी, इस राष्ट्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इसके बावजूद परंपरा यह है कि जब बहुसंख्यक उन्हें दबाने की कोशिश करेगा तो वे हाथों में तलवारें ले लेते हैं। यदि ऐसा हुआ तो 1857 से भी भयानक आपत्ति आए बिना नहीं रहेगी। सर सैयद अहमद खान की इसी अलगाववादी और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की जनक विचारधारा ने आगे चलकर जिन्नाह का निर्माण किया, जिसने धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन करवाया, और कांग्रेस ने बाद में उसे अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान कर देश के साथ आपघात किया। सावरकर जी ने सर सैयद अहमद खान और इन जैसे अलगाववादी नेताओं की चालों को बहुत पहले समझ लिया था। वह नहीं चाहते थे कि देश का किसी भी आधार पर बंटवारा हो। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटूंगी नए विषय नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।